डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन उसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने इस ट्रिक को देखा था जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। देखिए, टपका एनआरआई ले बीबी रेड केट, टपका एनआरआई ले बीबी रेड केट। देखिए, टपका टपका एनआरआई एनआरआई ले ले बीबी बीबी रेड केट। आपको पता है कि इस ट्रिक में T टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, प्रेशर ऑफ द रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, I मीन्स इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, और LEBB, ये चारों को आपको एक साथ यूज़ करना है। लेस बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक, ये जो लेस बॉन्ड ब्रेकिंग है ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक, चलिए आगे, प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक, तो उसको यूज़ कैसे करते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उसकी उतनी ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उसकी उतनी ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट जितना ज़्यादा होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में लेस बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट में जितने कम बॉन्ड ब्रेक होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? उतनी ही ज़्यादा होती है। आगे, प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। अब देखिए, इस वीडियो में हम ये जो 7 फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उसको हम डिस्क्राइब, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। ठीक, देखिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी चेंज होती है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर उनमें नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम ओनली 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है जस्ट डबल हो जाती है। ठीक, तो ये है पहला पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। अब हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रेशर ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए, अगर कोई केमिकल रिएक्शन गैसियस स्टेट में है तो उस रिएक्शन का अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। अब देखिए कैसे फास्ट होती है, तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए, सपोज हमारे पास देखिए एक कंटेनर है। ठीक, इस कंटेनर में गैसेस मॉलिक्यूल है। आपको पता है कि यहाँ पर अगर प्रेशर लो होगा तो ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं इनमें नंबर ऑफ कोलिजन कम होंगे। नंबर ऑफ कोलिजन कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगी। अगर हम इस गैसेस रिएक्शन में इसके प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो टोटल वॉल्यूम जो है वो अब डिक्रीज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। जब पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएंगे तो इनमें नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होगा, और जब नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होगा तो इस गैसेस रिएक्शन की जो रेट है वो फास्ट हो जाएगी। ठीक, तो अब हम समझ गए क्या
कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो गैसेस स्टेट में है उसमें प्रेशर का वाइटल रोल होता है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने पर उसमें नंबर ऑफ कोलिजन फास्ट हो जाता है, जिससे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मींस जितना ज़्यादा हम उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन रखते हैं उतना ज़्यादा उसकी रेट इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा होने पर उस में नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है। देखिए कैसे, सपोज हमने सेम वॉल्यूम के दो कंटेनर ले लिए, ये देखिए जितना इसका वॉल्यूम है उतना इसका वॉल्यूम है, मगर इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम है। ठीक, तो इनमें क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन कम होगा। नंबर ऑफ कोलिजन कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। अब इधर देखिए, सेम वॉल्यूम का कंटेनर है लेकिन इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, यानी कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा है। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इनमें नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, यानी कि ज़्यादा होगी। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ये देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इस फिनोमिना को हम बॉन्ड फिजन कहते हैं। ठीक, इस फिनोमिना को हम बॉन्ड फिजन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है क्या कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनमें अगर ज़्यादा बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी, और अगर उसमें कम बॉन्ड ब्रेक होंगे तो वो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। एक बार फिर से देखिए, जैसे ये इसका एग्जांपल है, देखो यहाँ आप इसको देखो, जैसे ये 2NO इस O2 से रिएक्ट करेगा और ये 2NO2 का फॉर्मेशन करेगा, तो ये रिएक्शन क्या है, फास्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ओनली एक ही प्रोडक्ट को बना रहे हैं, ओनली वन प्रोडक्ट को बना रहे हैं, इसलिए रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। ऑन द अदर हैंड इसको देखें आप, यहाँ पर CH4 और 2O2 ये आपस में कंबाइन होते हैं और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहे हैं, इसलिए रिएक्शन क्या होगी, स्लो। लेकिन मैं आपको इसका एक्चुअल जो पोजीशन है वो बताता हूँ, इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या होती है। देखिए कैसे, आप खुद सोचिए कि यहाँ पर जो CH4 है इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, कैसे, देखो CH H और यहाँ पर H, ये है CH4। अब आप देखो कि हमको अगर वाटर मॉलिक्यूल बनाना है ये, तो नेचुरल है कि हमको हाइड्रोजन चाहिए, तो क्या होगा, पहले हम एक बॉन्ड ये तोड़ेंगे, एक ये ब्रेक करेंगे, एक ये ब्रेक करेंगे, एक ये ब्रेक करेंगे, यानी कि 4 बॉन्ड तो हम यहाँ से ब्रेक करेंगे, तब जाकर हमको यहाँ से हाइड्रोजन मिलेगा। वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2H2 बनाएगा। ठीक, फिर बचा हुआ CO2 से रिएक्ट करके CO2 बनाएगा। लेकिन ऊपर देखें यहाँ पर कम बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इसलिए रिएक्शन फास्ट होगी। नीचे की तरफ यहाँ ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इसलिए रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, ये देखिए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। और यही वजह है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं और कैटलिस्ट होते हैं उनको हम सॉलिड पीस के कंपैरिजन में पाउडर फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि पाउडर फॉर्म में
फ्री वैलेंसीज ज़्यादा होती है, मीन्स सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए आप, देखिए सपोज ये एक निकल कैटलिस्ट है जो कि सॉलिड स्टेट में है, ठीक। अब इसकी वैलेंसी देखिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो फ्री वैलेंसी जो है, ये देखिए फ्री वैलेंसी यहाँ पर 8 है। कितनी है डियर यहाँ पर, ये देखिए फ्री वैलेंसी कितनी है इसकी, 8, ये देखिए। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में लाता हूँ, थोड़ा सा देखो 1 2 3 4 5 6, अगेन देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसकी कितनी हो गई, 12। अगर मैं इसको और थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में लूँ, इसको भी, तो कितनी हो जाएंगी, 16 फ्री वैलेंसी हो जाएंगी। 16 फ्री वैलेंसी का मतलब होता है कि इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना, फ्री वैलेंसी बढ़ने पर सरफेस एरिया बढ़ता है, ठीक है। और यही वजह है क्या, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम जो कैटलिस्ट लेते हैं और रिएक्टेंट लेते हैं वो पाउडर फॉर्म में लेते हैं। क्यों, क्योंकि पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, किसके कंपेरिजन में, सॉलिड पीस के कंपेरिजन में, ठीक। चलिए हमारे यहाँ तक 4 पॉइंट हो चुके हैं। अब हम अगले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और हमारा अगला पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, देखो हम यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट क्लियर कर चुके हैं, पहले हम देख लें। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, दैट इज अ 1, नंबर 2 प्रेशर ऑफ द रिएक्शन, नंबर 3 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नंबर 4 सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, नंबर 5 नेचर ऑफ रिएक्टेंट। डियर हमारे 5 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, अब हमको 2 पॉइंट और क्लियर करना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं डियर, देखिए जल्दी जल्दी, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। डियर स्टूडेंट्स देखिए, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। अब देखिए प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन में क्या होता है, मान लो ये एक कोई केमिकल रिएक्शन है जो हम डार्क में करते हैं। देखिए H2 गैस प्लस I2 गैस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म 2HI इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क। तो ये क्या है, ये स्लो रेट से होगी। क्यों, क्योंकि डार्क में एब्सेंस ऑफ फोटोन होते हैं, यानी कि उसमें फोटोन नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम इस सेम रिएक्शन को अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं तो रिएक्शन फास्ट होती है। क्यों होती है फास्ट, क्योंकि सनलाइट में फोटोन H न्यू नंबर ऑफ फोटोन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इन नंबर ऑफ फोटोन को ये H2 गैस के मॉलिक्यूल और I2 गैस के मॉलिक्यूल इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद इनमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये कोलिजन ज़्यादा करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन इनमें ज़्यादा होता है। एज अ रिजल्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, ठीक। देखिए आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक। ये देखिए ये है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में कैटलिस्ट क्या है, तो देखिए ऐसे आउटर सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और उनकी ओनली प्रेजेंस से ही किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है वो चेंज हो जाती है, या तो वो फास्ट हो जाएगी या फिर वो स्लो हो जाएगी। तो इस आउटर सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जो कैटलिस्ट होते हैं वो उनका जो कंपोजिशन होता है वो चेंज नहीं होता है और वो रिएक्शन से बाहर चले जाते हैं। हाँ, रिएक्टिविटी थोड़ी सी उनकी चेंज हो सकती है, ठीक। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जो सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट NaCl हम यूज़ करते हैं अपने फूड में, अपने खाने में, तो वो जो सॉल्ट है वो हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें मिक्स हो जाता है
ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसमें चेंजेस लाता है, और फाइनली जो है वो यूरिन के जरिए रिमूव हो जाता है। ठीक, तो वो क्या, उसका जो कंपोजिशन होता है वो अनचेंज रहता है। ठीक, चलिए, तो ये था कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो कोई केमिकल रिएक्शन होती है वो फास्ट हो जाती है। क्यों फास्ट हो जाती है? तो मैं अगर आपसे कहूँ कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उसकी एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। कम होने की वजह से जो उसकी रेट है वो फास्ट हो जाती है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा कि सर ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और ये वाई एक्सिस है जहाँ पर मैं ले रहा हूँ एनर्जी। इस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। इस पोटेंशियल एनर्जी में एक्टिवेशन एनर्जी भी इंक्लूड हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी इंक्लूड हो जाएगी, और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इनकी एनर्जी भी इंक्लूड हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं? एनर्जी लिखते हैं। ठीक, अब देखिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखते हैं रिएक्टेंट। ठीक, अब ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसकी एनर्जी कितनी है? ये देखिए यहाँ पर इसकी अभी इतनी एनर्जी है। ये देखिए इसकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की अभी इतनी एनर्जी है। अब इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए ये देखिए टॉप लेवल है यहाँ पर, और इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैरियर। ये देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये है यहाँ पर एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर। ठीक, तो इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, यानी कि इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं करेगा ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ठीक, क्योंकि जब ये एनर्जी बैरियर पर पहुंचता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, और आपको पता है जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इजीली और रेडीली हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक बात को जरा देखें आप कि इस लाइन को अगर मैं थोड़ी, देखिए यहाँ तो आप समझ गए, देखिए ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के लिए हम जितनी एनर्जी सप्लाई करते हैं, इस सप्लाइड एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये है, हमको कहाँ तक पहुँचाना है इसको? इस एनर्जी बैरियर तक। तो यहाँ से आप क्या करोगे? यहाँ तक एनर्जी सप्लाई करोगे, उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, अब आपके दिमाग में एक बात और आती है, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक उसको क्या कहा जाता है? तो बता दूं मैं आपको कि इसको थोड़ा सा देखो, मैंने प्लॉट कर दिया इस तरह से, यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए इसको, ये देखिए यहाँ से इसको मिला देते हैं इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं ईटी। ईटी का मतलब होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अब आप ये बात जान लो, जीरो यानी यहाँ से लगाकर इसके टॉप लेवल तक, जीरो लेवल से टॉप लेवल तक जो एनर्जी होती है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है ये सम होती है द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई अब क्या, कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो सम होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इसका सम होती है। अगर कोई आपसे कहे कि बताओ एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू फिर क्या होगा,
तो आपको पता है कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, ठीक है ना। और आपको निकालना क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। एक बार फिर से देखो, अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में से इस रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ आपको एक बात ये समझना है क्या, कि मान लो अगर कैटलिस्ट नहीं है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए इतनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है, ठीक। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस ले लेते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। देखिए कैसे, ये देखो यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसका मतलब होता है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं, और ऑब्जर्वेशन ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेशन एनर्जी के। ये देखिए, इसका मतलब होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक। थैंक यू।